हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 32 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन के साथ शुरू किया था, जिनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये रिएक्शंस जा सकती हैं टू टाइप्स के मैकेनिज्म के साथ। फर्स्ट मैकेनिज्म आता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म, दूसरा आता है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के साथ शुरू किया था, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम प्रीवियस ईयर CSIR नेट के क्वेश्चंस भी लेंगे, इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। तो रिवाइज करते हुए हम फर्दर इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले तो बताया था कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से रिएक्शन इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगी, कौन सी रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगी। इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू जाने के लिए एक रिएक्टेंट को इनर्ट होना चाहिए, दूसरे रिएक्टेंट को लेबाइल होना चाहिए, और नेसेसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे ब्रिजिंग लीगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। ब्रिजिंग लीगेंड से ही ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। तो ये आ गया आपके पास एक रिएक्टेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो इलेक्ट्रॉन देगा ये वाले कॉम्प्लेक्स आयन को। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये रिडक्टेंट की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करेगा। अब जनरली मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडेंट होगा वही इनर्ट होगा। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। D6 लो स्पिन कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमाइन के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, मतलब ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ ही जर्नली ब्रिजिंग लिगेंड लगा हुआ होता है। अब ये ब्रिजिंग लिगेंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ ही क्यों लगा होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, तो एक लिगेंड डिसोशिएट होता है। अगर यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसके साथ ये ब्रिजिंग लिगेंड लगा हुआ है ये लेबाइल होगा, तो ब्रिजिंग लिगेंड भी डिसोशिएट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो लिगेंड की डिसोशिएशन होगी वो लेबाइल वाले कॉम्प्लेक्स से होगी। ये D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉम्प्लेक्स है। क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये लेबाइल होगा। यहाँ से एक लीगेंड बाहर निकल जाएगा, वाटर की डिसोशिएशन होगी, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। इसको प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। चार्ज क्या होगा, इन दोनों की एडिशन कर देते हैं, पूरे इंटरमीडिएट के ऊपर वो चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्रोमियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र इस ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू होती है। इसको टनलिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स से, ये जो प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है और इससे सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब कोबाल्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया क्रोमियम, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है कि डिसोशिएशन होगी इस सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की। अब डिसोशिएशन कहाँ से होगी, अगर हम यहाँ पे कोबाल्ट 2 की बात करें तो ये कोबाल्ट 2 D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये लेबाइल हो गया है अब, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रोमियम +3 D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो ये इनर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो कौन से वाले साइड से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, जहाँ पे आपको लेबाइल मिल रहा है, तो इस साइड से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। और अब यहाँ पे ये जो ब्रिज्ड लिगेंड था ये ट्रांसफ़र हो गया है इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो अब ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। साथ में इसी स्टेप में कभी कभी वाटर आयन की एडिशन करा देते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जल्दी से रिएक्शन तो सॉल्वेंट मीडियम में हो रही है, वाटर मीडियम में ही हो रही है, तो जल्दी से ये वाटर एक लिगेंड ऐड होके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये वाले कॉम्प्लेक्स और ये की इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद
और इसके बाद क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स लेबाइल है तो एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पे सारे अमाइन लिगेंड्स वाटर के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और ये वाले फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये दोनों है। इस रिएक्शन से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बने हैं CSIR नेट में। अब ये वाला फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कौन से ऑर्बिटल के थ्रू हो रही है? अब यहाँ पे देखो Eg स्टार हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। तो Eg से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, Eg स्टार से Eg स्टार में ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद हमने देखा था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स लेबाइल है तो यहाँ से वाटर की डिसोसिएशन ईजिली हो जाएगी, मतलब ये वाला स्टेप क्या होगा? फास्ट होगा। अगर हम इस स्टेप की बात करें तो यहाँ पे भी ये लेबाइल है और ये इनर्ट है, ठीक है। अगर ये लेबाइल है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब ये वाला स्टेप भी क्या होगा? फास्ट होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जहाँ पे हो रही है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स ही RDS स्टेप है, स्लो स्टेप है। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे तो बस आपको देखना है कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा। फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स स्लो स्टेप है, मतलब इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और आप ग्राफ यही से इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस रिएक्शन के लिए ग्राफ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप अब स्लो स्टेप है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और थर्ड स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ये रिएक्टेंट आ गया, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कैसे हो रही है? सबसे पहले प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, फिर सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरह का ग्राफ भी पूछा जा सकता है। अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, एडजेसेंट अटैक एंड रिमोट अटैक के साथ शुरू करेंगे। तो इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म में कब बोलेंगे कि एडजेसेंट अटैक हो रहा है, कब बोलेंगे रिमोट अटैक हो रहा है? जब दोनों मेटल आयंस ब्रिज्ड इंटरमीडिएट में दोनों मेटल आयन एक ही एटम के साथ अटैच्ड है। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन की हमने बात करी, यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 2 पॉजिटिव, दोनों मेटल आयन क्लोराइड के साथ ही एक ही एटम के साथ अटैच्ड हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट अटैक। इसको बोलेंगे एडजेसेंट अटैक। ये रिएक्शन है एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई भी हैलाइड हो सकता है, ये दोनों मेटल आयन एक ही एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे एडजेसेंट अटैक। और जब दोनों मेटल आयन डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच होंगे, ठीक है, दोनों मेटल आयंस डिफरेंट एटम के साथ अटैच होंगे, उसको बोलेंगे रिमोट अटैक। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, यहाँ पे ये मेटल आयन है, यहाँ पे HCN अब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक बार जो एक मेटल सल्फर के थ्रू अटैच होगा, दूसरा मेटल नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो रहा है, मतलब ये कौन सा अटैक हुआ? रिमोट अटैक हुआ। यहाँ पे CN लिगेंड के केस में भी रिमोट अटैक की बात करेंगे, NO2 नेगेटिव लिगेंड के केस में भी रिमोट अटैक की बात करेंगे और N3 नेगेटिव लिगेंड के केस में भी रिमोट अटैक की बात कर रहे हैं। अब डिफरेंट एटम्स का ये मतलब नहीं है कि ये दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट मतलब एक नाइट्रोजन के साथ, ये वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच है, दूसरा दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। अब हम रिएक्शंस देखेंगे कि कहाँ पे आपको रिमोट अटैक देखने को मिल रहा है, कहाँ पे एडजेसेंट अटैक देखने को मिल रहा है, और कौन से ऐसे टाइप की रिएक्शंस है जहाँ पे दोनों ही अटैक देखने को मिल सकते हैं। शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बिटवीन ये दो कॉम्प्लेक्सेस में। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हम ब्रिज्ड लिगेंड की बात करें तो HCN ब्रिज्ड लिगेंड है, मतलब दोनों मेटल्स डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिमोट अटैक की। यहाँ पे क्या बात करेंगे? रिमोट अटैक की। बाकी सब मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो लेबाइल वाला कॉम्प्लेक्स है उससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये लेबाइल है, यहाँ से एक वाटर डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है।
और ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे अटैचमेंट सल्फर के थ्रू होगी और यहाँ पे क्रोमियम के साथ अटैचमेंट नाइट्रोजन के थ्रू होगी। यहाँ पे आगे वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 पॉजिटिव आ जाएगा। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको बोलते हैं प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स से सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपके पास प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सक्सेसर कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं। अमाइन 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, ये +2 आ गया। SCN यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। वाटर 5 आ गया यहाँ पे। ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद डिसोशिएशन होती है नेक्स्ट स्टेप में सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की। डिसोशिएशन कहाँ से होगी, अगेन आपको देखना है इनर्ट कौन सा है और लेबाइल कौन सा है। यहाँ पे D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये लेबाइल होगा, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इनर्ट होगा। तो यहाँ पे डिसोशिएशन कहाँ से हो रही है, यहाँ से डिसोशिएशन हो रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट में आपको NH3(5CO) +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये। यहाँ पे वाटर की एडिशन भी हम करा देंगे तो ये आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की फॉर्मेशन होगी। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +2 आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो क्रोमियम है ये किसके साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, NCS। और ये आ गया आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए तो ये भी होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। उसके बाद फर्दर यहाँ पे ये लेबाइल है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, 5 मॉलिक्यूल्स होंगे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे COH2O6 मिल जाएगा, 2 पॉजिटिव। और ये वाला ये फाइनल प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एडजेसेंट अटैक की बात करें तो क्या इस रिएक्शन में एडजेसेंट अटैक भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सल्फ़र है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये हमने करी रिमोट अटैक की बात, CN(M'), ठीक है। बट यहाँ पे सल्फ़र के पास और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एडजेसेंट अटैक भी पॉसिबल है। एडजेसेंट अटैक कैसे होगा, सल्फ़र के थ्रू ही दोनों मेटल आयंस अटैच्ड होंगे। अब एडजेसेंट अटैक में हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। ये आ गया Cr, यहाँ पे NH3(5) CO है, सॉरी ये। उसके बाद अब यहाँ पे सल्फ़र के थ्रू ही दोनों अटैच्ड हैं, मेटल कि हमने सल्फ़र के थ्रू अटैच करा दिए। क्रोमियम आ गया, यहाँ पे वाटर 6 आ जाएगा, 4 पॉजिटिव। बाकी तो रिएक्शन मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। ये आ गया प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो कॉपी करके लिख लेती हूँ जल्दी से मैं, Ctrl+C। बस यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे लेबाइल है तो डिसोशिएशन जब होगी प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स की इस वाले साइड से ही होगी, ये डिसोशिएशन हो जाएगी और प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन कर देते हैं। अब CO, यहाँ पे वाटर भी लिख दो साथ में, तो CO NH5 NH3(5), यहाँ पे वाटर आ गया एक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्रोमियम किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सल्फ़र के साथ, मतलब यहाँ पे क्रोमियम की लिंकेज सल्फ़र के साथ ही है, लिंकेज आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट पे, SCN।
H2O5 और इसके ऊपर भी आ जाएगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये सारे अमाइंस वाटर के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। H2O6 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट आ गए। तो अब अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक प्रोडक्ट ये मिल गया, एक ये मिल गया और यहाँ पे ये वाला भी मिल रहा है, आइसोमर्स मिल रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना आप। और इसके साथ साथ यहाँ पे NH4 पॉजिटिव भी लिख लेना। ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इन दोनों आइसोमर्स में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसके लिए हम स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे सिम्बायोसिस इफेक्ट यूज़ करेंगे हम। ये अब हार्ड लिगेंड्स हैं तो इसका नेचर भी क्या होगा, हार्ड होगा, और इसका नेचर क्या है, सल्फर के थ्रू अटैचमेंट है तो सॉफ्ट नेचर है। अब ये सारे हार्ड लिगेंड्स हैं, ऑक्सीजन के थ्रू अटैचमेंट है, यहाँ पे इसका नेचर भी क्या होगा, हार्ड होगा, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट है, इसका नेचर भी क्या है, हार्ड है। तो यहाँ पे आपको हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन देखने को मिल रही है, यहाँ पे हार्ड इंटरेक्शंस देखने को मिल रही है। मतलब ये वाला जो आइसोमर है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये माइनर होगा, इसकी परसेंटेज 70% होती है, इसकी 30% होती है। तो ये हमने पढ़ लिया एडजेसेंट अटैक एंड रिमोट अटैक के बारे में इस रिएक्शन में। अब नेक्स्ट हम इस रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटैचमेंट किसके थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट है। पिछली रिएक्शन में कोबाल्ट सल्फर के साथ अटैच था रिएक्टेंट में, यहाँ पे डिफरेंट आइसोमर की बात कर रहे हैं, डिफरेंट आइसोमर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं Cr2 पॉजिटिव एक्वस की। तब प्रोडक्ट में क्या आइसोमर्स मिलेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे रिमोट अटैक तो हो गई, ये तो सामने से पता चल रहा है। क्या ये रिएक्शन एडजेसेंट अटैक के थ्रू भी जाएगी वो देखते हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है और ये कार्बन आ गया एंड यहाँ पे ये सल्फर आ गया, ठीक है, और ये क्रोमियम है। तो यहाँ पे इस तरह का अटैक देखने को मिल रहा है, रिमोट अटैक होगा। बट यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे हम एडजेसेंट अटैक की नहीं बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एडजेसेंट अटैक की नहीं बात करेंगे। अगर इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लें तब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एडजेसेंट अटैक हो सकता है, क्योंकि इसके पास अब एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही, बट ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे दूसरे वाले मेटल के साथ हम अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि इस रिएक्शन में नो एडजेसेंट अटैक। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एडजेसेंट अटैक कहाँ पे होगा, रिमोट अटैक कहाँ पे होगा, या फिर दोनों टाइप्स के अटैक्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें नो एडजेसेंट अटैक, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगेन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की। ये आ गया आपके पास अमाइन लिगेंड्स 5। सबसे पहले यहाँ पे वाटर डिसोशिएट होगा, यहाँ पे आ गया ये NCS। तो यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ये लिंकेज ध्यान में रखनी है, CrH2O5। ये प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, 4 पॉजिटिव आ जाएगा। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स से सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी सेकेंड स्टेप में। यह आ जाएगा सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आ गया सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। बार बार इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको वीडियो देखते ही सब कुछ समझ में आ जाए। अब इसके बाद इसकी डिसोशिएशन होगी,
अगेन ये लेबाइल वाली साइड है तो यहाँ से डिसोसिएशन होगी, यहाँ पे वाटर की एडिशन भी करा देते हैं साथ में, तो ये CONH3 5H2O 2 पॉजिटिव आ गया। साथ में यहाँ पे क्रोमियम, अब क्रोमियम की अटैचमेंट किसके साथ है, सल्फर के साथ है, SCnH2O5, यह आ गया 2 पॉजिटिव। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे एडजेसेंट अटैक तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इसी आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद फर्दर, क्योंकि ये लेबाइल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स लेबाइल है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये सारे अमाइन वाटर के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हम नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि ये तो इनर्ट है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 5 अमाइन लिगेंड्स है, एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो NH4 पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्शन की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराएंगे इन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में। अब यहाँ पे देखो, रिमोट अटैक की बात करेंगे या एडजेसेंट अटैक की बात करेंगे, वो देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ब्रिजिंग लिगेंड है NO2, तो ये आ गया NO2। तो यहाँ पे एक मेटल नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो सकता है, दूसरा मेटल ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम रिमोट अटैक की तो बात करेंगे ही, रिमोट अटैक की बात तो यहाँ पे होगी, बट क्या एडजेसेंट अटैक की भी होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू दोनों मेटल्स की अटैचमेंट नहीं करा सकते हैं, इसलिए सिर्फ रिमोट अटैक की ही हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। बाकी देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ये आ गया आपके पास ब्रिज्ड इंटरमीडिएट। अब बाकी सब मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिडक्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडेंट होगा। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। अब ये लेबाइल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी उसके लिए CN को डिसोशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से ही 5 है। तो वेकेंट साइड तो यहाँ पे पॉसिबल ही है, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट विदाउट डिसोशिएशन ऑफ लिगेंड ही हमें मिल जाएगा। ये आ गया प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स या फिर ब्रिज्ड इंटरमीडिएट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आ जाएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद इसकी डिसोशिएशन होती है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लेबाइल है, ये वाला लेबाइल हो गया। इन दोनों मेटल आयन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आ रहा है क्योंकि ब्रिज्ड लिगेंड है ये, ठीक है। तो और ये इनर्ट होगा। बॉन्ड की ब्रेकिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी। उसके बाद साथ में यहाँ पे वाटर भी लिख लो, तो यहाँ पे मिल जाएगा CONH5 NH3 H2O 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, कोबाल्ट की लिंकेज किसके थ्रू है, ऑक्सीजन के थ्रू है। अब ये ध्यान में रखना, ठीक है। CN5 और यहाँ पे चार्ज आना चाहिए +3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और इसके बाद वाले स्टेप में क्योंकि ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये CO वाटर लिगेंड्स आ जाएंगे यहाँ पे सारे ही, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस NH4 पॉजिटिव 5 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे CN का सॉफ्ट नेचर है, सिम्बायोसिस इफेक्ट की वजह से इसका भी सॉफ्ट नेचर हो जाएगा, और यहाँ पे अटैचमेंट ऑक्सीजन के थ्रू है तो इसका
हार्ड नेचर है, सॉफ्ट एंड हार्ड इंटरेक्शन की वजह से ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अब ये धीरे धीरे ये वाला आइसोमर धीरे धीरे इस आइसोमर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपसे कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, फर्स्ट वाला ही, आपको यही प्रोडक्ट आपको बताना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराएंगे ये वाले कॉम्प्लेक्स आयन में और इसमें। आइसोनिक्टोमाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे रिमोट अटैक की हम बात करेंगे। ठीक है, मेटल नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि दूसरा वाला मेटल ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा या ऑक्सीजन के थ्रू। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए बॉन्डिंग दूसरे वाले मेटल की इंटरमीडिएट ब्रिज्ड इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन के साथ होगी। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, ये लेबाइल है, ये इनर्ट है, ये रिडक्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में होगी। फर्स्ट स्टेप में वाटर निकल जाएगा बाहर। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह का प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +3 होगी, यहाँ पे भी +2 होगी। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा +5 दोनों को ऐड करके। यह आ गया प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सक्सेसर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र, ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब ये इनर्ट है, ये भी इनर्ट है, ठीक है। बट अगर आप इस बॉन्ड की बात करो तो ये बॉन्ड वीक होगा कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ये वाला बॉन्ड वीक होगा। तो यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा RuNH5 NH3 और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिगेंड लिख देती हूँ। अब होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज और यहाँ पे वाटर की एडिशन भी कर दो साथ में, और CrH2O6 इसके ऊपर +3 चार्ज। ये अजय कुमार की बुक में दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल, वहाँ से आप देख सकते हो। मोस्टली जो भी रिएक्शंस हैं वो अजय कुमार की बुक से मैंने ली हुई हैं। अब यहाँ पे अगर हम RDS स्टेप की बात करें तो ये दोनों इनर्ट हैं, तो यही वाला स्टेप स्लो स्टेप होगा, यही RDS स्टेप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि अगर रिएक्शन हम यहाँ पे वाटर के साथ करा रहे हैं तब ये रिएक्शन स्लो होगी, बट अगर बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन कराएं तो फास्ट होगी। और यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में और क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक्वस के साथ कैटेलाइज्ड हो रही है, तो यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, फास्टेस्ट रेट होगा। ये क्यों हो रहा है ये हम देख लेते हैं। इसके केस में तो हमने देख लिया ये वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अब इन दोनों के केस में रेट फास्ट क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो ये क्या करेगा, बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी और एक आ जाएगा यहाँ पे OH आ जाएगा, और चार्ज यहाँ पे अब नेगेटिव है तो 4 पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे आप देखो एक है ये न्यूट्रल लीगेंड और ये है एनायनिक लीगेंड। एनायनिक लीगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उतनी ही जल्दी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जितनी जल्दी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी ही फास्ट होगा रेट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी।
मैंने क्या समझाया, देखो यहाँ पे जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं हो रही थी तो ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही थी, +2 आ रही थी यहाँ पे, ठीक है। ये भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है। अब ये वाला मोर इनर्ट है, 4D सीरीज का मेटल आयन है तो ये मोर इनर्ट है। ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन होगी। बट अब दोनों इनर्ट है तो बॉन्ड डिसोसिएशन वाला स्टेप स्लो है, स्लो है तो रेट स्लो होगा, रेट स्लो होगा, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हुआ, बेसिक मीडियम में अब यहाँ पे ये वाटर से एक प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, यहाँ से एक प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, ये आ गया एनायनिक लिगेंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मोर रिपल्शन होगी, मोर रिपल्शन होगी तो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से अब रेट फास्ट हो गया बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जब Cr2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कैटलाइज्ड रिएक्शन करा रहे हैं बेसिक मीडियम के साथ साथ, तो यहाँ पे देखो ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही थी, यहाँ पे +2 आ रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये वाटर से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव एक्विस के साथ रिएक्शन हो रही है, तो अब फिर से यहाँ पे इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। एक आपके पास सबस्ट्रेट आ जाएगा, एक आपके पास रिएक्टेंट आ जाएगा ये वाला, और दूसरा रिएक्टेंट आ जाएगा CrH2O6 पॉजिटिव, और ये एक्ट करेगा ब्रिजिंग लिगेंड की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये ब्रिजिंग लिगेंड आ गया आपके पास, CrH2O5 आ गया। यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 4 पॉजिटिव है, 4 + 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 6 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इनर स्फीयर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं बता देती हूँ कि अब ये आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये सॉरी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हुई ना यहाँ से, तो ये आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये इनर्ट से अब लेबाइल में चेंज हो गया है। अगर लेबाइल में चेंज हो गया है तो अब ये वाला बॉन्ड तो और इजीली ब्रेक हो जाएगा, मोर इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रेट फास्ट हो जाएगा। रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की बात करेंगे, ये लास्ट टाइप की रिएक्शन है इनर स्फीयर मैकेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन हो रही है इस कॉम्प्लेक्स में, और हम F ब्लॉक आयन की बात करेंगे, एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की। Cr यहाँ पे आ जाएगा, अमाइन आ गए 5, यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे ये EU एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स है। होल इंटरमीडिएट के ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे +3। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये लेबाइल ही होते हैं, ये ध्यान में रखना आप, साइज़ बड़ा होने की वजह से, और ये इनर्ट है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी यहाँ से यहाँ, ये आ गया प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मिल जाएगा आपको सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आ जाएगा ये अमाइन 5 Cr +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे ये X आ गया, X कोई भी हैलाइड हो सकता है, EU +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड की डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखो ये लेबाइल है, बॉन्ड की डिसोसिएशन हो जाएगी यहाँ से,
CrNH3, यहाँ पे H2O आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे EUX, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या कराते हैं हम, एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है CrH2O6, 2 पॉजिटिव, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव चले जाएंगे 5 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये लेबाइल होता है। बट अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, इस इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये भी तो लेबाइल है, और अगर ये भी लेबाइल है तो यहाँ पे ये ब्रिजिंग लीगेंड इससे भी डिसोशिएट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा EU2 पॉजिटिव इक्वेटेड, प्लस यहाँ पे ये X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि अगर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो दोनों लेबाइल हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको अब ब्रिजिंग लीगेंड सॉल्यूशन में ही चला गया है, ये जो ब्रिजिंग लीगेंड है ये सॉल्यूशन में ही चला गया है। यहाँ पे EU आएगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की जब डिसोसिएशन करा रहे हैं, अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस आपको लेबाइल मिल रहे हैं तो उसके केस में ब्रिजिंग लीगेंड सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो अगर आपकी रिएक्शंस हो रही हैं और आपको एक ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिल रहा है, तो इनके केसेस में देखो, अब यहाँ पे V आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Cu आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5 D9 सारे ही लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इनके केस में ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्वस मीडियम में जब रिएक्शन होगी तो ये ब्रिजिंग लीगेंड सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको CuH2O6 2 पॉजिटिव यही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर FeH2O6 3 पॉजिटिव यही आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखो ये प्रीवियस ईयर CSIR नेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि इंटरमीडिएट, ये वाला इंटरमीडिएट डिटेक्ट हुआ है जब रिएक्शन करा रहे हैं इन दोनों स्पीसीज़ के साथ, इन दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस के साथ, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट मिल रहे हैं अब आपको ये वाले। अब यहाँ पे देखो एक्वेटेड प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में ये ब्रिजिंग लीगेंड प्रेजेंट है बट प्रोडक्ट में आपको ये ब्रिजिंग लीगेंड देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही प्रोडक्ट दे दिए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम क्या बताइए क्वेश्चन पूछे जहाँ पे आपसे प्रोडक्ट ही पूछे, इसका तो ऑप्शन आप इजीली टिक कर दोगे, इन्वर्स मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। अब प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। तो यहाँ पे पहले ब्रिजिंग इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आ जाएगा ये अमाइन 5 आगे, यहाँ पे NCS आयरन H2O5, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज +4, यहाँ पे है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स से सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये आ गया सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दो, ये आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसके बाद अगर हम इसको देख रहे हैं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D7 लेबाइल है और ये भी D5 लेबाइल ही है, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा और आपको वाटर की एडिशन भी हो जाएगी, साथ में ही वाटर की एडिशन भी करा देते हैं, NH3 होल 5 H2O आ गया, प्लस FeSCN
H2O5, यहाँ पे चार्ज आएगा +3, तो इसके ऊपर भी +2 चार्ज आएगा। अब पहले क्या हम बोलते थे कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो हम हाइड्रोलिसिस कराते ही होते थे क्योंकि ये लेबाइल है। एक्वस मीडियम में या फिर हाइड्रोलिसिस दी हुई हो तो अमाइन को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देता है वाटर लिगेंड। ये तो हम पहले भी कराते थे, बट इसको फाइनल प्रोडक्ट बोलते थे। अब क्वेश्चन में देखो, इसको इंटरमीडिएट बोला है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोला है, क्योंकि ये भी लेबाइल है। तो यहाँ पे एक्वस मीडियम में, मतलब एक ही रिएक्शन हो रही है ना, तो बार बार एरो लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्वस मीडियम में क्या होगा, ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ये सॉल्यूशन में चला जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा 3 पॉजिटिव। ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट एक, और ये आ गया एक। ठीक है, तो ध्यान रखना अब इस बात का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट कंटेनिंग क्रोमियम इन द रिएक्शन बिटवीन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन करा रहे हैं हम, ये है और ये है आपके पास रिएक्टेंट्स। एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है, हमें प्रोडक्ट बताना है क्रोमियम के साथ। अब कौन से लिगेंड्स लगे हुए होंगे ये हमें बताना है। तो ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। यहाँ पे देखो, क्रोमियम के साथ कौन कौन से लिगेंड लगे हुए हैं, वाटर एंड क्लोराइड लिगेंड लगे हुए हैं। तो यही फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। खुद से करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है, लिगेंड ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीडेंट से रिडक्टेंट में। ये ऑक्सीडेंट है, ये रिडक्टेंट है, यहाँ से ये ब्रिजिंग लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा इसमें। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन करानी है इन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब ये लेबाइल है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी यहाँ से यहाँ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहले आपको मिलेगा प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट। उसके बाद प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स से अब हम डायरेक्टली सक्सेसर कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही। यहाँ पे +2 में है तो ये +3 में चला जाएगा, और ये +4 में है, सॉरी ये +4 में है ना, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ये आ गया सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिसोसिएशन करानी है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करानी है। अब ये IR तो हर लिगेंड के साथ इनर्ट कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है इसका। और यहाँ पे ये D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। मोर इनर्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये ज़्यादा इनर्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे अब ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड इंटैक्ट ही रह रहा है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। और फर्दर यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो CrH2O6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 3 पॉजिटिव चार्ज है, वाटर लिगेंड्स है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये भी ऑलरेडी रिएक्शन वैसे तो हम कर ही चुके हैं बहुत बार। रिएक्शन हो रही है इसके बीच में, और क्रोमियम यहाँ पे 2 होगा एक्वस। हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो ये वाली रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शंस तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ सिर्फ इसी में ही है, तो ये करेक्ट होगा। और हमें पता है यहाँ पे अगर इसकी देखें तो CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, D6 CO+3 अमाइन के साथ लो स्पिन बनाएगा, मतलब ये इनर्ट है, मतलब नॉन लेबाइल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ पे हम करा रहे हैं तो ये D7 है और लेबाइल है, तो यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। यहाँ पे ये CrClH2O5 चार्ज कितना आएगा, +2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये CONH3 होल 5
और साथ में वाटर लिगेंड यहाँ पे लगा दो और इसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे आप इसकी। एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के बाद सारे लिगेंड्स वाटर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनर्ट है और यहाँ पे इनोस्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्वस Cr2 पॉजिटिव इफेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रही है इससे, गिविंग कंपाउंड Y। कंपाउंड Y अंडरगो रैपिड हाइड्रोलिसिस। अब कंपाउंड Y रैपिड हाइड्रोलिसिस में जा रहा है, हमें Y फाइंड आउट करना है। हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही है? Y की हो रही है ना, तो इसी की हाइड्रोलिसिस हो रही है ना। CONH3 की हाइड्रोलिसिस हो रही है। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा? यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बाकी तो और कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे ही नहीं। ये वाला लिगेंड तो यहाँ पे आने के कोई चांसेस ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस इसकी भी नहीं हो रही है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शंस आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये भी हमने रिएक्शन करी है, डिटेल में रिएक्शन करी है। ये इनोस्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है और इन्होंने बोला है कि एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय डिसोशिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। डिसोशिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। तो मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हुआ? डिसोशिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। कब होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसोशिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स? जब दोनों ही इनर्ट होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि इनर्ट रूथेनियम ब्रिज्ड होगा और इनर्ट ही क्रोमियम सेंटर होगा। यहाँ पे देखो ये बना आपके पास प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। आइसोनिक्टोमाइन की जगह पे मैंने X लिख दिया हुआ है, यहाँ पे +2 आएगी। ये प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +2। ये इनर्ट है और ये भी अब इनर्ट ही है। दोनों इनर्ट्स पेयर आ रहे हैं ना, और इसीलिए ये स्लो स्टेप है और RDS स्टेप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट में। अब आपका बस एक ही टॉपिक बचता है कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेट डिपेंड करेगा, रेट ऑफ ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो एक डिपेंड करता है ये साइज़ ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड के ऊपर। जैसे आपके पास I नेगेटिव दिया हुआ है ब्रिजिंग लिगेंड, Br नेगेटिव दिया हुआ है और Cl नेगेटिव दिया हुआ है, तो रेट कहाँ पे फास्ट होगा? इसके लिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये रिएक्शन है, यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड वेरी कर रहे हैं और जैसे जैसे ब्रिजिंग लिगेंड चेंज हो रहे हैं हमें रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट देखा गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। जैसे जैसे ब्रिजिंग लिगेंड का साइज़ इंक्रीज़ होगा इस रिएक्शन में, जैसे जैसे ब्रिजिंग लिगेंड का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे ही रेट का ऑर्डर भी इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए। अब इसको कैसे समझोगे आप? पोलराइजेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से समझोगे। साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ब्रिज्ड इंटरमीडिएट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जितना ज़्यादा साइज होगा, मोर साइज मतलब मोर पोलराइज्ड, और मोर पोलराइज्ड ये किसकी तरफ होगा? मोर पोलराइज्ड ये किसकी तरफ होगा? मोर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मोर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, मोर नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लेस नेगेटिव पार्ट रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट रहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होनी है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र यहाँ से होनी है। तो अब यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने का रेट यहाँ पे फास्ट हो रहा है। अगर ब्रिजिंग लिगेंड का साइज़ ज़्यादा होगा तो वो मोर पोलराइज्ड होगा टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने का रेट फास्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये ऑर्डर ध्यान में रखना आप कुछ इस तरह का ऑर्डर मिलेगा डिफरेंट ब्रिजिंग लिगेंड जब होंगे। तो यहाँ पे इसके केस में तो अब इनोस्फीयर मैकेनिज्म देखने को ही नहीं मिलता है, तो आप इसको तो भूल ही जाओ चाहे।
बस इतना सा ऑर्डर ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपकी रेफरेंस बुक से लिया हुआ है। जस्ट ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंपैरिजन करो कि कहाँ पे रेट फास्ट होगा और कहाँ पे रेट स्लो होगा। तो हमने क्या बोला कि अगर आई नेगेटिव है तो आई नेगेटिव के केस में रेट फास्ट होगा। रेट फास्ट होने का क्या मतलब है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा आई नेगेटिव के केस में है, उसके बाद ओ एच नेगेटिव के केस में आएगी वैल्यू, देन आपके पास बी आर नेगेटिव आएगा, ये आ गया। बी आर नेगेटिव एंड ओ एच नेगेटिव के केस में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर वैल्यूज़ ही देखने को मिल रही है रेट कांस्टेंट की। उसके बाद सी एल नेगेटिव, उसके बाद एफ नेगेटिव के लिए तो सबसे कम मिलेगा क्योंकि इसके केस में साइज़ कम है, पोलराइजेबिलिटी कम है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कम आएगी। अब नेक्स्ट हम रेट कांस्टेंट का कंपैरिजन करेंगे COCN53 नेगेटिव और CONH35 एक्स वेरी कर रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट। तो इनके केसेस में भी यहाँ पे देखो क्लोराइड के केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिल रही है जब इन लिगेंड्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान में रख लेना कि अगर जैसे Cl नेगेटिव है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इस रिएक्शन के केस में N3 नेगेटिव के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, फिर NCS नेगेटिव के लिए आएगी, फिर उसके बाद OH नेगेटिव के लिए आएगी और उसके बाद F नेगेटिव के लिए आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 में। यहाँ पे इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन करा रहे हैं, लिगेंड्स वेरी कर रहे हैं, ये आपके पास इन दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस x के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज़ हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट भी इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, देन एफ नेगेटिव। ठीक है। बट अगर हम रेट का ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए देखें तो ये उल्टा होता है। अब ये ध्यान में रख लेना, ये उल्टा क्यों है। इसके केस में हम ये वाले कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हैलाइड का साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रेट वहाँ पे स्लो होगा। तो इसके केस में साइज इंक्रीज हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे रेट स्लो होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर है कॉन्जुगेशन। अगर ब्रिजिंग लिगेंड की कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके केस में रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट फास्ट होगा। तो इन दोनों के केस में यहाँ पे देखो मोर कॉन्जुगेशन है इस ब्रिजिंग लिगेंड के केस में, इसलिए यहाँ पे रेट फास्ट होगा इसके कंपैरेटिवली। अब नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिज इंटरमीडिएट की बात करेंगे। आपके पास ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे देखो कोई आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट की लिंकेज सल्फर के साथ है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ है, ये दोनों ही आइसोमर्स हैं। इनके केस में अब रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आप कैसे चेक करोगे, ये चेक करोगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के ऊपर। यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये तो वैसे ही रहेगा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये अमाइन लिगेंड है, यहाँ पे ये SCN है, और उसके बाद यहाँ से वाटर चला गया। अब जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो इस नाइट्रोजन एंड इस क्रोमियम के बीच में हुई है। यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाकी तो आप सेम ही रहने दो। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे SCN आ गया, और यहाँ पे जो बॉन्ड मेकिंग हुई है वो इन दोनों के बीच में हुई है। अब अगर आप इसके नेचर को देखो तो यहाँ पे ये सारे लिगेंड्स हार्ड है, सिम्बायोसिस इफेक्ट लगाओगे, हार्ड की वजह से इसका मेटल आयन का नेचर भी हार्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लिंकेज है, मतलब इसका नेचर भी हार्ड है। अब यहाँ पे ये हार्ड लिगेंड्स हैं, इसकी वजह से ये हार्ड नेचर का है, और यहाँ पे सल्फ़र के थ्रू अटैचमेंट है,
मतलब ये सॉफ्ट लिगेंड आया। तो यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन है, ये हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है। ये कौन सी इंटरेक्शन हुई, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हुई, मतलब यहाँ पे वीक इंटरेक्शन होगी, वीक इंटरेक्शन होगी। तो इसीलिए अब ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है। इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल हुआ। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे रेट फास्ट होगा। तो आप इजीली बोल सकते हो K1 का रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू K2, मतलब K1 रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू K2। अब नेक्स्ट हम स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड की बात करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि यहाँ पे जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म है, इसके केस में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। इसके केस में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बस ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड की स्टीरिक हिंड्रेंस पे भी रेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है मतलब उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी और उतनी ही रेट डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये ब्रिजिंग लिगेंड है, सेम रिएक्शन ही ले रहे हैं, यहाँ पे लिगेंड्स की वेरिएशन करा रहे हैं। इसके केस में यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके केस में यहाँ पे मिथाइल है। यहाँ पे 2 मिथाइल्स आगे, एक मिथाइल भी हो सकता है, उसके बाद 2 मिथाइल आ जाएंगे और उसके बाद 3 मिथाइल आ जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे देखो स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है, तो इसके केस में रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे लिगेंड की रिड्यूसिबिलिटी। यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड की ही बात कर रहे हैं। अगर ब्रिजिंग लिगेंड का रिड्यूस होने का नेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेट भी फास्ट होता है। तो ये लिगेंड्स का आप कंपैरिजन कर लेते हैं। इनके केस में देखो रिड्यूस होने का नेचर की टेंडेंसी कुछ इस तरह की होगी, तो लाइकवाइज रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेंट है, ये वाले कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यहाँ पे ये ब्रिजिंग लिगेंड है। अगर ब्रिजिंग लिगेंड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसीलिए रेट भी फास्ट होगा, रेट भी फास्ट होगा। और अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र सेम ऑर्बिटल्स में हो रही है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, अगर इन दोनों रिएक्टेंट के सेम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है तो वहाँ पे रेट फास्ट होगा, वहाँ पे रेट फास्ट होगा, ठीक है। अगर हम क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाई स्पिन होगा एक्वस में, वाटर के साथ हाई स्पिन होगा। T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, EG ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे हम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहे हैं, मतलब D6 है, अमोनिया के साथ ये लो स्पिन बनाएगा, मतलब यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, EG से EG में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे ये हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, T2G से EG में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि इनकी शेप में चेंज आ रहा है, ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रेट स्लो होगा, यहाँ पे रेट स्लो होगा और इसके केस में रेट फास्ट होगा।
तो ये अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। आपकी रेफरेंस बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारी टाइप की रिएक्शंस मैंने कवर करी हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।